गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में तीसरा पाठ चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने परमाणु की बात की थी। आज हम अणु की बात करने वाले हैं। आज का हमारा सवाल है अणु क्या है। तो साधारण रूप से देखा जाए तो अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अणु क्या होता है तो परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित भी कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। ये बात हो गई अणु की। अब हम तत्वों के अणु की बात करेंगे। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, जैसे कि आर्गन और हीलियम। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। जैसे कि ऑक्सीजन का अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। कितने परमाणुओं से तो दो, इसीलिए उसे द्विपरमाणु अणु O2 कहेंगे। खास याद रखिए बच्चों, इसे ऑक्सीजन जो है उसे द्विपरमाणु कहेंगे। और उसी के अंदर यदि 3 ऑक्सीजन के परमाणु संयोग करते हैं तो उसे ओजोन O3 कहेंगे। ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। किसी परमाणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को हम उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता। तो यहाँ पर हमें एक सवाल हमारा बनेगा यहाँ पे, परमाणुकता किसे कहते हैं। ये सवाल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अभी समझ सकते हैं कि ये सवाल आप लोगों को लिखना है कि परमाणुकता किसे कहते हैं। ये हमारा सवाल हो गया आज का। ये हमारा सवाल हो गया, परमाणुकता किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। धातुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। इसका कुछ खास काम नहीं, इसको निकाल देते हैं, ये काम नहीं है। आगे चलते हैं। ये हमें पूरा बॉक्स लिखना है, तो तत्वों की परमाणुकता का पूरा बॉक्स। जैसे कि अधातु में आर्गन एक परमाणुक हैं, हीलियम भी एक परमाणुक हैं, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक हैं। ये सब भी हमें याद रखने हैं। उसके बाद धातुओं में भी देखिए, कॉपर एक परमाणुक है। ये सभी के सभी एक परमाणु की हैं। तो एक और शब्द यहाँ पे हमारे पास है कि बहुपरमाणु का उदाहरण में याद रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आता है। सल्फर बहुपरमाणु है। तो हमारे पास 2-3 सवाल हो गए। अणु क्या है, दूसरा सवाल था तत्वों के अणु, इसके बारे में ये सब लिखना है। तीसरा सवाल यहाँ पे हमने देखा था परमाणुकता किसे कहते हैं। और चौथा सवाल देखा जाए तो ये पूरा बॉक्स लिखना है हमें। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई इस पेज के अंदर। आगे चलते हैं नए पेज पर। यहाँ पर हमें कुछ यौगिकों के अणु की बात करनी है। जैसे कि जल जो है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उसका अनुपात होता है 1/8। अमोनिया में 14/3। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में 3/8। ये 2 चीज़ें तो पहले भी आ चुकी हैं, फिर से आ गई हैं। उसके बाद ये हमें कुछ काम नहीं है। आयन क्या होता है, हमारा आज एक नया सवाल, आयन क्या होता है। ये सवाल हो गया हमारा आज का। वैसे दिखा देते तो 5वां सवाल हो गया। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं।
इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन क्या होता है? तो आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयन। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश हो सकता है। ऋण आवेशित आयन को हम ऋणायन कहेंगे और धन आवेशित आयन को धनायन कहेंगे। ऋणायन और धनायन दो शब्दों को याद रखना है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, उसमें धनात्मक सोडियम आयन होता है और ऋणात्मक क्लोराइड आयन होता है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन भी कहते हैं। यहाँ तक हमें ये सवाल का आंसर लिखना है। आगे चलते हैं। हमारे पास इस बॉक्स का तो काम नहीं है। रासायनिक सूत्र लिखना, ये भी हमें काम नहीं है। रासायनिक सूत्र लिखना, सरल यौगिकों के सूत्र भी निकाल देना है। यहाँ पर हमें काम करना है ये वाला आणविक द्रव्यमान। ये हमारा नया सवाल है। टिप्पणी हो गई आणविक द्रव्यमान। टिप्पणी, आप लोगों को ये टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आएगा मोल संकल्पना। तो आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं। हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना वैसे तो कर चुके हैं, डाल्टन की। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यूनिट द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये परमाणु आणविक द्रव्यमान की बात हो गई। उसके बाद देखते हैं एक सूत्र इकाई द्रव्यमान की बात करते हैं। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया था। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र इकाई होता है NaCl। इसमें इसका परिकलन इस प्रकार किया जाता है। सोडियम का आणविक द्रव्यमान और ये क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान, तो इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा 58.5। ये दो टिप्पणियाँ हो गई। उसके बाद हमारे पास है नई चीज़ें, मोल संकल्पना। ये भी बहुत बड़ी टिप्पणी है, मोल संकल्पना। तो हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा आखिरी मुद्दा है, मोल संकल्पना। बहुत बड़ी टिप्पणी है ये। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, उनके बीच अभिक्रिया से H2O यानी जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया क्या बताती है कि हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के दो अणु निर्मित करते हैं। हाइड्रोजन के अणु के 4 यूनिट और ऑक्सीजन के अणु के 32 यूनिट के साथ संयोग करके 36 यूनिट का जल अणु निर्मित करते हैं। इस समीकरण से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्याएं सीधे प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है।
इसलिए एक नई इकाई का हमें ध्यान रखना है, मोल। इसे इस नई इकाई को प्रस्तावित की गई। किसी भी परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान होता है 6.022 गुणा 10 की तेज़ घात। एक मोल का मान होता है 6.022 गुणा 10 की तेज़ घात। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है और इसे कहते हैं आवोगाद्रो स्थिरांक अथवा आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। बहुत ही काम का शब्द है ये। आगे चलते हैं। इसे हम n0 से निरूपित करते हैं। यह नाम इटालवी वैज्ञानिक थे एमिडियो एवोगाड्रो के सम्मान में रखा गया है। यानी कि एक मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की तेज़ घात। यहाँ तक ही हमें लिखना है। ये टिप्पणी यहाँ पर ख़त्म होती है, उसके आगे नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो उसको देखते हैं। मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान उसके बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, यहाँ तक ही लिखना है। उसके बाद ये हमारे लिए काम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाठ ख़त्म होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग चौथे पाठ की बात करेंगे। चौथा पाठ आप लोग पढ़ के रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।